नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ से। फ्रंट पेज पे न्यूज़ है एनजीटी से रिलेटेड। कल ही हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में डिस्कस किया था। स्टैचुरी बॉडी है, 2010 के अंदर में पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाई गई है। आज डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट के बारे में जो इन्होंने कल ही दिया है। एनजीटी ने कहा कि गंगा नदी के ऊपर जो स्ट्रेच है हरिद्वार से उन्नाव के बीच का, यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती 100 मीटर के दायरे में, ऐसा इन्होंने कल कहा। तो इसे नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि यहाँ पे 500 मीटर के दायरे में कोई कूड़ा भी नहीं फैला सकता। अगर कोई कूड़ा करकट वहाँ पे फैलाता है तो उस पर 50,000 तक का फाइन लग सकता है। एनजीटी ने डायरेक्शंस भी दिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि आप प्रॉपर गाइडलाइंस जारी कीजिए और जो वर्डिक्ट दिया है हमने उसको एक प्रकार से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए और करिए, ना सिर्फ कोशिश करिए बल्कि करिए। तो ये पूरा है। थोड़ा सा हम नो डेवलपमेंट जोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नो डेवलपमेंट जोन आमतौर पे ये जो टर्म यूज़ होती है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन में यूज़ होती है। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो एक्ट है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में आता है और 4 तरह के जोन्स डिवाइड किए गए हैं इसमें। पहला जो जोन है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़, जो हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का एरिया है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती। उसके बाद में बात करें कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड की, तो ये वो एरिया है जो समुद्र के किनारे लगता है। यहाँ पे लैंड की साइड तो बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन समुद्र के किनारे की जो साइड होती है, शोर की जो साइड होती है, वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती। यह है कोस्टल रेगुलेशन जोन 3। पहले ये 200 मीटर था, अब इसे बदल के 100 मीटर कर दिया गया है, चेंज हो गया इसमें। तो ये है नो डेवलपमेंट जोन जो अभी स्ट्रेच घोषित किया गया है हरिद्वार से उन्नाव के बीच का नो डेवलपमेंट जोन, वो थर्ड है। पहले ये 200 मीटर होता था लेकिन अब 100 मीटर हो गया है, यानी 100 मीटर के दायरे में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आगे 4 है, ये भी ऐसे ही सिंपल सा है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगली जो न्यूज़ है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। आमतौर पे एनिमल और मैन के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कई सारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उनकी पहचान की गई है। वहाँ पे एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल कंजर्वेशन एंड फाउंडेशन। ये क्या बॉडी क्या करेगी, वहाँ पे कुछ वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करेगी। जैसे मान लीजिए ये पूरा जंगल है, अगर यहाँ पे जंगल के इस एरिया में हाथी देखे गए हैं तो ऊपर फ्लैश लाइट जगा दी जाएगी। तो फ्लैश लाइट अगर जगा दी जाएगी तो आसपास के एरिया को पता लग जाएगा कि यहाँ पे हाथी देखे गए हैं, ताकि वो उस एरिया को अवॉइड कर सकें। कुछ डिस्प्ले सिस्टम हो सके ताकि पता लग सके, या फिर मोबाइल सिस्टम, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन स्कैटर हो जाए। तो अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन स्कैटर होगी तो मैन और एलिफेंट के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है और एलिफेंट को भी कंजर्व रहेंगे और जो जाने हैं वो भी बचाई जा सकती हैं जो कन्फ्लिक्ट की वजह से जाती हैं। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट ये कर रही है नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन। जगह का नाम है कर्नाटका, आगे है साकेल्सपुर तोलक। चलिए आगे चलते हैं, इस बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ये जो बॉडी है एक नॉन गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मैसूर में बेस्ड है, हेडक्वार्टर मैसूर में है। क्या इसका मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मकसद तो यही है सिंपल सा कि साइंस को यूज़ करना वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, और गोल यही है कि नॉलेज को कंट्रीब्यूट करना। इसकी नॉलेज की सहायता से किस प्रकार से जो एनिमल्स को या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है, बचा के रखा जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो उसकी तरफ ये बॉडी ध्यान देती है। नाम है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। आगे चलते हैं ई वीज़ा। इंडिया ने युगांडा को भी ऐड कर दिया है उन कंट्रीज़ के अंदर में जहाँ पे इंडिया ने अभी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की फैसिलिटी एक्सटेंड करके रखी है। जो ई वीज़ा है उसका कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था 2014 से, तब इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, और बाद में शुरू में 40 कंट्रीज़ एलिजिबल थी। जो उस 40 कंट्रीज़ के नागरिक हमारे देश में आने के लिए ई वीज़ा का लाभ उठा सकते थे, लेकिन बाद में 2015 में इसे 113 कंट्रीज़ तक एक्सटेंड कर दिया गया था, और 2015 में ही इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम हो गया था ई टूरिस्ट वीज़ा। पहले था इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, बाद में ई टूरिस्ट वीज़ा। लेकिन बाद में काफ़ी सारी कैटेगरी ऐड कर दी गई थी ई वीज़ा में, जैसे ई टूरिस्ट वीज़ा, ई बिजनेस वीज़ा, ई मेडिकल वीज़ा। तो अब ई वीज़ा के अंदर में 3 कैटेगरीज हैं मेनली: ई टूरिस्ट वीज़ा, ई बिजनेस वीज़ा एंड ई मेडिकल वीज़ा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। कुछ ऐसा टाइम बता रखा है कि 4 कैलेंडर डेज से पहले आपको वीज़ा बुक करवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अगर आपको कल जाना है किसी दूसरे देश में, मतलब कल कोई नागरिक हमारे देश में आना चाहता है किसी दूसरे देश का, तो कम से कम 4 दिन पहले उसको ई वीज़ा बुक करवाना पड़ेगा। और ये कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा है 120 दिन पहले भी ई वीज़ा बुक करवाया जा सकता है। तो काइंड ऑफ वैसी ही चीज़ है जैसे ट्रेन में हम टिकट बुक करते हैं कि जो रिजर्वेशन है कब तक हो सकता है। चार्ट जो बनता है रेलवे में कोई ट्रेन में यात्रा करने से पहले, तो चार्ट नहीं बना हुआ होना चाहिए। तो ऐसे ही इन्होंने कंडीशन रखी है 4 दिन से पहले
जो ई वीज़ा है वो बुक करवाना होगा, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे पीआईबी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014-15, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं श्री राधा मोहन सिंह, इन्होंने एड्रेस करी। एक सेकंड जनरल काउंसिल मीटिंग हुई थी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की। क्या है ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन? इसमें देखिए जो मिनिस्ट्री है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फार्मर्स को जो पालते हैं लाइव स्टॉक को, और किस प्रकार की असिस्टेंस देते हैं ताकि उनको क्वालिटी फीड या फोडर दिया जा सके, और रिस्क मिटिगेशन, किसी प्रकार का रोग ना हो वो लाइव स्टॉक को, एक्सटेंशन, स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग ताकि वो लाइव स्टॉक सेक्टर को आगे ले जा सके, यहाँ पे जो इनकम के सोर्सेज हैं उसको और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। तो इस प्रकार की असिस्टेंस देने के लिए जो प्रोग्राम सरकार ने चलाया है उसका नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। समझ गए? आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर, क्या है ये? ये देखिए जो DIPP है यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने क्या किया, एक ये IPR की प्रमोशन के लिए, IPR की अवेयरनेस जगाने के लिए इन्होंने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया है, नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर। ये बनाया गया है पंजाब के अंदर में, पंजाब के अंदर ये बनाया गया है, और जहाँ बनाया गया है उस जगह का नाम है पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर। कौन से प्रोग्राम के तहत में बनाया गया है? प्रोग्राम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन TISC प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो सिंपल से हैं, ताकि कैपेबल बनाना कि जो भी लोग IPR में अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना कि आप जिस चीज़ में अपना नाम IPR यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, पेटेंट लेना चाहते हो, अभी क्या स्टेटस है, क्या वास्तव में कोई आपने नई चीज़ इन्वेंट करी है, या फिर जिसका पेटेंट करवाना चाहते हो कोई नई जो डिस्कवरी है या फिर पुरानी वाली ही है, और उनको अवेयर करवाना, प्रोसीजर्स बताना, ये सारी चीज़ें ताकि उनको कैपेबल बनाया जा सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। वो सारी जो हर में सिंपल ही पॉइंट्स होते हैं ये ऑब्जेक्टिव में, तो प्रमोशन करना, कैपेबल बनाना, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करना, जागरूकता फैलाना, ये सिंपल से पॉइंट्स होते हैं। आगे क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ आर फुली एग्जेम्प्ट फॉर GST। कोई खास न्यूज़ नहीं है, GST में आज कुछ है ही नहीं कोई खास न्यूज़। ये न्यूज़ क्या कहती है? ये न्यूज़ कहती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है उसके लॉजिंग एंड बोर्डिंग पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई GST नहीं लगेगा। काफ़ी ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हॉस्टल एकोमोडेशन पे भी टैक्स लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने क्लैरिफाई किया है, और ऐसा कुछ GST 18% टैक्स नहीं लगेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे आप बताओ टैक्स लगता है कि नहीं लगता? देखिए जो ये हम कॉलेज वगैरह में जाते हैं उसमें तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो कोचिंग संस्थान है ये वाजीराम जितने भी हैं, ये हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, इनको तो टैक्स देना ही पड़ता है। ये टैक्स चोरी नहीं कर सकते। पिछले दिनों में छापे भी पड़े थे यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली के राजेंद्र नगर में कई इंस्टीट्यूशंस पे इनकम टैक्स वालों के छापे पड़े थे। खैर चलिए आगे चलते हैं। एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, राजनाथ सिंह ने ये मीटिंग चेयर करी। जो देखिए 5 यूनियन टेरिटरीज, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 2 में तो विधानसभा है, एक पुडुचेरी में, एक दिल्ली में, बाकी बची 5। तो अब लक्षद्वीप, और ये बाकी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ लक्षद्वीप, तो बाकी बची हुई जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो गवर्न करती है उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज होती है। यानी वैसे सारे डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कोई ऐसी बॉडी है जो एक प्रकार से छोटे मोटे मामलों को हैंडल करे, तो उसके लिए है ये एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। हर एक यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग एक बॉडी होती है, या तो होम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, या फिर जो स्टेट ऑफ होम मिनिस्टर जो हमारे हैं अभी किरण रिजिजू, इन दोनों में से एक कोई पर्सन मीटिंग को चेयर करेगा। कौन कौन होता है? मान लीजिए लक्षद्वीप के लिए मीटिंग चेयर हो रही है, तो एडवाइजरी कमेटी में काफ़ी सारे बंदे होंगे, लोकल MP होंगे, लक्षद्वीप का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के अंदर में, लोकल कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ के सदस्य, या फिर जो भी वहाँ पे लोकल अगर कुछ भी पंचायत हैं तो उनके सदस्य हैं, तो ये सारे लोग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, कई यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर है, कईयों में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो इस प्रकार से ये सारे सदस्य होते हैं जो एडवाइजरी कमेटी के पार्ट होते हैं। काइंड ऑफ UPSC के द्वारा कुछ अलग पूछा जा सकता है कि एडवाइजरी कमेटी में यूनियन मिनिस्टर्स होंगे सारे के सारे, प्रधानमंत्री होंगे, या फिर कुछ होम मिनिस्टर होंगे, ऐसा नहीं है। एडवाइजरी कमेटी में ये सब होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। चेयरमैन होंगे होम मिनिस्टर या फिर स्टेट ऑफ होम मिनिस्टर, उसके बाद में लोकल MP, पंचायत सदस्य और एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी होते हैं, चीफ कमिश्नर भी होते हैं चंडीगढ़ के अंदर में। तो मेन मकसद यही है कि कमेटी डिस्कस करती है सभी इश्यूज़ को जो भी यूनियन टेरिटरी के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। आ गया यूथ पार्लियामेंट, कल ही हमने डिस्कस किया था, आज न्यूज़ भी आ गई। तो काइंड ऑफ कितनी ज़्यादा स्कीम्स जो हमने डिस्कस करते हैं कितनी ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, बस एक यही मकसद है बताने का, यहाँ पे स्लाइड डालने का
कल हमने डिस्कस किया था ना, यूथ पार्लियामेंट स्कीम पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को जागरूकता पैदा करना, पार्लियामेंट की इथोस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। वो सब बातें हमने कल ही डिस्कस करी थी। सागरमाला प्रोजेक्ट है क्या? सागरमाला प्रोजेक्ट ये है कि जो हमारे देश के अंदर में पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनको डेवलप करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सामान भेजते हैं विदेशों के अंदर में वो शिप्स की सहायता से भेजना। तो काइंड ऑफ ये है कि हम अपने जो पोर्ट्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं डेवलपमेंट लाने के लिए। इस चीज़ को कहते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में। हम जोड़ रहे हैं पोर्ट्स को, हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत जोड़ रहे हैं, रेल से जोड़ रहे हैं, रोड से जोड़ रहे हैं, ताकि पोर्ट्स तक जो सामान ले जाने या लाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान हो। उसके रोड्स अच्छे होंगे, अच्छा कनेक्टिविटी होगी रेलवे के साथ में, तो और ज़्यादा पोर्ट्स की जो एक प्रकार से बेनिफिट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा इनको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट ये है। एक प्रोजेक्ट मौसम भी था। पहले यूँ कहा जा रहा था कि जो सागरमाला प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मौसम है ये चाइना को काउंटर करने के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काइंड ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट तो हमारे देश के अंदर में ही है, और कुछ खास ऐसा नहीं कि चाइना को काउंटर करने के लिए। प्रोजेक्ट मौसम ये था कि इंडियन ओशन के अंदर में जो कंट्रीज़ थे, जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर में जो कंट्रीज आते थे ना, उनके साथ में जो हमारी पुरानी लिंकेजेस हैं, कल्चरल लिंकेजेस हैं, उनको फिर से इन्हेंस करना, ये था प्रोजेक्ट मौसम। ये तो वैसे ही बताया, इसमें स्लाइड नहीं है। और आगे चलते हैं, हम स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ HRD की स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे थे। पहले है उन्नत भारत अभियान। क्या है ये उन्नत भारत अभियान? उन्नत का मतलब होता है बढ़िया, अच्छे स्तर का, और भारत अभियान मतलब भारत को अच्छे स्तर का हमें बनाना है। तो क्या कर रहे हैं इसके लिए हम? इसके लिए जो हमारे जो बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या करेंगे, ये विलेजेस को गोद लेंगे और वहाँ पे रूरल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिखाएंगे। ये सब चीज़ें करेंगे ताकि भारत को उन्नत बनाया जा सके। असली भारत जो बसता है गाँव के अंदर में बसता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे ये सारा जो अभियान है वो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है IIT दिल्ली के द्वारा। यहाँ पे देखिए IIT दिल्ली के द्वारा सारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। मेन मकसद यही है कि टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से वहाँ पे जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ्स को अपलिफ्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना, ये सारी चीज़ें हैं मेनली। बस ये बात याद रखना, जो बढ़िया जो हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है जैसे IIT, IISER, NIT, ये सब गांव को गोद लेंगे और वहाँ पे रूरल टेक्नोलॉजी की सहायता से जो पीपल रहते हैं वहाँ पे उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। आगे है सक्षम स्कीम। क्या है सक्षम का मतलब? क्या होता है? कैपेबल। तो उसी हिसाब से स्कीम का थोड़ा एसेंस पता लग सकता है। डिफरेंटली एबल्ड के लिए है ये स्कीम, और स्कॉलरशिप्स देते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। जो डिफरेंटली एबल्ड लोग एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनके स्कॉलरशिप के लिए ये स्कीम है। फंडिंग आती है, सरकार देती है वैसे, लेकिन यूज़ होती है AICTC के थ्रू, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो वाला इंस्टीट्यूशंस हैं उसके तहत में, उसके थ्रू ये फंडिंग यूज होती है जो गवर्नमेंट देती है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए, ताकि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, स्पेसिफिकली टेक्निकल एजुकेशन के अंदर में, यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर में। ये सारी डिटेल तो कोई काम की नहीं होती, कितना ट्यूशन फीस कितनी उनको मिलेगी। मेन ये है कि सक्षम स्कीम है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। तो सारी स्कीम जो डिस्कस कर रहे हैं वो HRD के अंदर ही है वैसे भी, और है किस लिए? डिफरेंटली एबल्ड के लिए है। क्या मिलेगा? इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे है साक्षर भारत। साक्षर भारत क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए थे और अभी उनकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और स्पेशल ऐसे ग्रुप में स्पेशल फोकस महिलाओं का मान लीजिए। कई महिलाएं ऐसी हैं जो एजुकेशन प्राप्त तो करना चाहती थी, लेकिन इस सोच की वजह से, जो खराब सोच है उसकी वजह से वो अपने समय में एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन अब वो सक्षम बनना चाहती हैं, साक्षर बनना चाहती हैं। तो उसी के लिए स्कीम है साक्षर भारत। स्पेशल कीवर्ड है वो है अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन में फोकस है महिलाओं पे, ताकि उन लोगों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके जो पहले नहीं एजुकेशन प्राप्त कर पाए थे किसी कारणवश। काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस दिया जाता है, लिटरेसी पे, साक्षरता पे, बेसिक एजुकेशन पे, इवन वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो ना सिर्फ एजुकेशन प्राप्त कर सकें, अगर अच्छी स्किल्स उनको हासिल हो सके, वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल हो सके तो उनको जॉब भी मिल जाए। तो इसके लिए है ये स्कीम साक्षर भारत। नो योर कॉलेज। नो योर कॉलेज तो नाम से ही पता लगता है। क्या किया है HRD मिनिस्ट्री ने? सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन है, कितनी लेबोरेटरी हैं, कितनी क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी की फैसिलिटी कैसी है, एंटी रैगिंग फैसिलिटी है या नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पोर्टल पे डाल दी, ताकि जिन भी लोगों को +2 से पहले एडमिशन लेना है वो देख सकें इस पोर्टल पे जाके कि जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेने वाले हैं वो कॉलेज आखिरकार है कैसा,
इन्फॉर्म्ड चॉइस वो कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं बाद में कि कौन से कॉलेज में उन्हें एडमिशन लेना चाहिए। प्रगति हमने कल डिस्कस की थी, आपको याद है क्या थी प्रगति? वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जैसे इंटरेक्ट करते थे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए, तो उस चीज़ के लिए थी। एक प्रगति स्कीम और भी है, इसमें क्या है, ये स्कॉलरशिप देते हैं इसमें लड़कियों को, गर्ल्स को, ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर सकें। स्कॉलरशिप यानी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है गर्ल्स को, उसके लिए है ये स्कीम प्रगति। कितनी मिलती है? 4000 मिलती है, और एक फैमिली में एक ही गर्ल को मिल सकती है ये स्कॉलरशिप का जो फ़ायदा है। कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है कि उनका कम से कम एडमिशन हो जाना चाहिए, पहले नहीं मिलती, बाद में एडमिशन के बाद में मिलती है। ठीक है, अमाउंट कितना है? 30,000। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं हम। उन्नत भारत अभियान, तो बताइएगा कि उन्नत भारत कैसे बनाना था, कौन गोद ले रहा था, किसको ले रहा था, वो सब आंसर आप दीजिएगा इसका। आगे है एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज का। सक्षम स्कीम जो है किसके लिए है, क्या ये स्कॉलरशिप्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस है, या वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिसेबल्ड है, या अप्रेंटिसशिप फॉर डिसेबल्ड है, या फिर फाइनेंशियली लिटरेसी स्कीम है डिसेबल्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है ई वीज़ा से रिलेटेड, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया, तो उसके बेस पे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन सही चूज़ कीजिएगा। आगे है साक्षर भारत। साक्षर भारत बताइएगा किसके लिए है, क्या ये चाइल्ड लिटरेसी के लिए है, या गर्ल्स एजुकेशन को एंकरेज करने के लिए है, एडल्ट लिटरेसी के लिए है, या फिर फाइनेंशियल पेनिट्रेशन के लिए है। रिकैप कर लेते हैं। स्कीम्स हमने अभी अभी डिस्कस करी, उन्नत भारत, सक्षम, साक्षर भारत, नो योर कॉलेज, प्रगति। और द हिंदू में हमने डिस्कस किया एनजीटी का जो डिसीजन आया, नो डेवलपमेंट जोन के बारे में जाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में जाना, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के बारे में जाना, ई वीज़ा के बारे में हमने जाना। पीआईबी में हमने नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में जाना, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सिस्टम के बारे में जाना, जीएसटी नहीं लगेगा वो भी हमने जाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हॉस्टल एकोमोडेशन के अंदर में, एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में डिस्कस किया, यूथ पार्लियामेंट स्कीम और सागरमाला प्रोजेक्ट, ये भी हमने डिस्कस किया। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।